अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का आज के इस क्विक रिवीजन वीडियो सेशन में वेलकम एवं स्वागत है। बच्चों, आज इस क्विक रिवीजन वीडियो के अंतर्गत हमने टॉपिक शामिल किया है प्लेटू, पठार एंड प्लेन, मैदान के बारे में। पठार और मैदान, प्लेटू, पठार एंड प्लेन, मैदान के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पठार के बारे में सबसे पहले देखेंगे पठार होता क्या है, फिर हम लोग मैदान, प्लेन के बारे में आएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब देखिए प्लेटू या पठार के बारे में अगर आप आएंगे बच्चों, तो पठार जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर या उसका एक ऐसा संरचना होता है जिसमें आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके के शेप में, कुछ इस तरीके के शेप में होता है। शेप में कहने का मतलब कि जिसका सर्वोच्च पॉइंट, सर्वोच्च बिंदु या पॉइंट जो है ये जो है सपाट होता है। सपाट होता है या फ्लैट होता है, सपाट या फ्लैट होता है, जबकि उसका जो ढलान होता है, उसका स्लोप या ढलान या स्लोप पर्वतों की तुलना में कम होता है। पर्वतों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। या आप बोल सकते हैं कि प्लेटू, पठार एक ऐसा लैंडफॉर्म है, एक ऐसी स्थलाकृति है जिसका सर्वोच्च पॉइंट फ्लैट या सपाट होता है, और जबकि ढलान या स्लोप जो है उसका प्लेन की तुलना में मोर होता है, ज्यादा होता है, जबकि माउंटेन की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार टेबुलर अपलैंड हैविंग रिलीफ ऑफ मोर देन 500 फीट में बी डिफाइंड एज प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू 5000 मीटर इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार विश्व की सबसे ऊंची पठारों में एक सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है। कहां पे है, तिब्बत का पठार है, जो चाइना में जो है स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगर आप आएंगे टाइप्स ऑफ प्लेटू के बारे में, पठारों के प्रकार के बारे में, अकॉर्डिंग टू दियर मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड दियर फिजिकल अपीयरेंस, प्लेटू में बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, तो पठारों के निर्माण के तरीके और उनकी भौतिक उपस्थिति के अनुसार पठारों को निम्न भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। जिसमें अगर आप पहले टाइप पे अगर आप आएंगे तो पहला है टेक्टोनिक प्लेटू, या इसी को हम लोग विवर्तनिक पठार के नाम से जानते हैं। विवर्तनिक पठार या टेक्टोनिक प्लेटू बोलते हैं, विवर्तनिक पठार। देखिए विवर्तनिक पठार के अंतर्गत अगर आप आएंगे, दीज आर फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट्स which causes uplift and are normally of a considerable size and fairly uniform altitude. ठीक है, when plateau are enclosed by fold mountains, they are known as the intermontane plateau. ठीक है, intermontane plateau। अगर आप टेक्टोनिक प्लेटू या विवर्तनिक पठार के बारे में अगर आप आएंगे, तो इनका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण या एग्जाम्पल टेक्टोनिक प्लेटू का, तिब्बतन प्लेटू या तिब्बत का पठार। ठीक है, between the Himalayas and the Kunlun and the Bolivian plateau between the range of the world। तो इस प्रकार अगर आप वर्ल्ड
के लेवल पे या विश्व के स्तर पर टेक्टोनिक प्लेट या विवर्तनिक पठारों के उदाहरण के बारे में अगर आप आएंगे तो तिब्बत का पठार और उसके अलावा बोलिवियन पठार, तिब्बत का पठार एंड बोलिवियन पठार। तो इस प्रकार तिब्बत का पठार जो आपको हिमालय और कुनलुन के बीच में मिलेगा, वहीं जो है बोलिवियन प्लेटू जो है आपको बोलिविया में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टेक्टोनिक प्लेटू के अलावा वोल्केनिक प्लेटू, वोल्केनिक प्लेटू या जो ज्वालामुखी पठार है, ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठारों का निर्माण जो है मैग्मा के अक्यूमुलेशन से होता है, मैग्मा के इकट्ठा होने से होता है या उनके अक्यूमुलेशन या संचीकरण से होता है। तो इस प्रकार दीज आर फॉर्म्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ लावा या मैग्मा। एग्जाम्पल के तौर पे दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू। तो दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू जो पेनिनसुलर प्लेटू के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो है शामिल है, यह एक वोल्केनिक प्लेटू का या ज्वालामुखी पठार का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अब चूंकि अगर ये वोल्केनिक प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू, तो अगर आप इसको सॉइल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बेसाल्ट रॉक्स की अधिकता है। बेसाल्ट रॉक्स, बेसाल्ट चट्टानों से ये क्या हुआ है, बना हुआ है, और बेसाल्ट रॉक्स का बने होने के कारण यहाँ पे जो सॉइल पाया जाता है वो आपको ब्लैक सॉइल मिलता है। कौन सा सॉइल, ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी का विकास हुआ है। किसका, काली मिट्टी की विकास हुई है। और काली मिट्टी जो है यह किसके लिए सुइटेबल है, यह कॉटन के लिए। किसके लिए, यह कॉटन या कपास के लिए सुइटेबल है। कॉटन या कपास के लिए जो है क्या है, बेहतर माना जाता है। ब्लैक सॉइल को, सॉइल आप कॉटन के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, इसको रीजनल सॉइल भी बोलते हैं, इसको ट्रॉपिकल ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है डेक्कन प्लेटू जो एक वोल्केनिक प्लेटू का क्या है, उदाहरण है, उससे संबंधित कुछ विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट डाइसेक्टेड प्लेटू। डाइसेक्टेड प्लेटू के बारे में अगर आप आएंगे, थ्रू द कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन बाय रनिंग वाटर, आइस, winds and high extensive plateau are gradually worn down and their surface made irregular। तो देखो बच्चों, ये डाइसेक्टेड जो प्लेटू हैं इनका निर्माण जो है वेदरिंग के प्रोसेस, कटाव, इरोजन के द्वारा, तो वेदरिंग एंड इरोजन के द्वारा इनका निर्माण हुआ है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, रनिंग वाटर, बहते हुए वाटर, आइस एंड विंड्स। इन सभी फैक्टर से वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस हुआ, जिसके कारण डाइसेक्टेड प्लेटू या डाइसेक्टेड पठार का निर्माण हुआ है। वर्ल्ड लेवल पे द स्कॉटिश हाईलैंड, द स्कॉटिश हाईलैंड या स्कॉटिश उच्च भूमि एक गुड एग्जाम्पल है डाइसेक्टेड प्लेटू का। तो डाइसेक्टेड पठार का स्कॉटिश हाईलैंड जो है या स्कॉटिश उच्च भूमि एक जो है बेस्ट एग्जाम्पल है या एक उदाहरण है डाइसेक्टेड पठार का। ठीक है, स्कॉटिश हाईलैंड या आप बोल सकते हैं स्कॉटिश उच्च भूमि। प्लेन्स, मैदान, प्लेन्स या मैदान, प्लेन्स या मैदान। प्लेन्स या मैदान के बारे में अगर आप आएंगे, अ रिलेटिवली लो लाइंग एंड फ्लैट लैंड सरफेस with least difference between the highest and lowest point is called a plain. The plains are divided into structural, erosional and depositional plains. देखिए, प्लेन एक सपाट क्षेत्र होता है, एक फ्लैट एरिया होता है जो माउंटेन, पर्वत और पठार, प्लेटू
से एक निचला क्षेत्र होता है, लो लैंड एरिया होता है। क्या होता है? लो लैंड एरिया होता है। या आप बोल सकते हैं कि ये मैदान या प्लेन जो है लो लैंड और हाई लैंड के बीच का जो एक क्षेत्र होता है उसको भी मैदानी क्षेत्र के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो जो मैदानी क्षेत्र होता है, प्लेन जो होता है, उसका स्लोप या ढलान जो है बहुत ही कम होता है। वहां पे ढलान न के बराबर होता है, लगभग 0 होता है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे प्लेन एरिया के बारे में, तो प्लेन को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चरल प्लेन, दूसरा इरोजनल प्लेन एंड तीसरा डिपोजिशनल प्लेन। ठीक है। स्ट्रक्चरल प्लेन संरचनात्मक मैदान, इरोजनल प्लेन कटाव के द्वारा या अपरदन के फैक्टर्स के द्वारा निर्मित जो मैदान होता है, डिपोजिशनल प्लेन्स या जिसको हम लोग निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं, जो नदियों के द्वारा या और भी किसी फैक्टर के कारण सेडिमेंट के डिपोजिशन से या अवसादों के जमाव से जो मैदान बनता है उसको हम लोग डिपोजिशनल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लेन्स के बारे में अगर आप आएंगे तो आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल प्लेन या संरचनात्मक प्लेन के बारे में आप देखते हैं। संरचनात्मक प्लेन के बारे में अगर आप आएंगे, फॉर्म्ड ड्यू टू द अपलिफ्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सी फ्लोर। ठीक है। संरचनात्मक मैदान का निर्माण समुद्र तल के एक भाग के उत्थान या ऊपर उठने के कारण हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए, जो यूएसए का एक ग्रेट प्लेन है, अमेरिका का एक महान मैदान या ग्रेट प्लेन है, उसका निर्माण जो है समुद्र तल के एक भाग के अपलिफ्ट या ऊपर की ओर उत्थान के कारण हुआ है। इसका एग्जाम्पल संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन है वो है, जो एक स्ट्रक्चरल प्लेन या संरचनात्मक मैदान का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा इरोजनल प्लेन या अपरदनात्मक मैदान, फॉर्म्ड व्हेन द एलिवेटेड ट्रैक्ट ऑफ लैंड इज worn डाउन टू अ प्लेन बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अपरदनात्मक मैदान का निर्माण तब होता है जब भूमि का ऊंचे भाग का कटाव होना शुरू हो जाए और कटाव के कारण जो है यह एक निचले क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाए, निचला क्षेत्र बन जाए और उसका जो स्लोप है वो लगभग 0 के आसपास हो जाए, तो उसे हम लोग इरोजनल प्लेन बोलते हैं या अपरदनात्मक मैदान बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेन ऑफ नॉर्थ कनाडा, उत्तरी कनाडा का जो मैदानी क्षेत्र है वह जो है इरोजनल प्लेन का या अपरदनात्मक मैदान का क्या है, उदाहरण है। ठीक है। अपरदनात्मक मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट डिपोजिशनल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन के बारे में अगर आप आएंगे तो फॉर्म्ड बाय फिलिंग अप ऑफ सेडिमेंट्स इनटू डिप्रेशंस अलोंग द फुटहिल्स, लेक्स एंड सी। एग्जाम्पल इंडो गंगा प्लेन। निक्षेपण मैदान का निर्माण जो है तलहटी, झीलों और तटीय क्षेत्रों में अवसादों या सेडिमेंट के डिपोजिशन के कारण या सेडिमेंट के फिल होने के कारण जो मैदान बनता है या जो मैदान का निर्माण होता है उसे हम लोग डिपोजिशनल प्लेन बोलते हैं। जैसे इंडो गंगा का मैदान या गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम लोग डिपोजिशनल प्लेन के नाम से जानते हैं, या नॉर्थ इंडिया का जो मैदानी क्षेत्र है उसको डिपोजिशनल प्लेन बोलते हैं। ठीक है। तो नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के डिपोजिशन से जो मैदान बनता है उसको डिपोजिशनल प्लेन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जो है इन प्लेन को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आइए देखते हैं द ग्रेट इंडियन प्लेन के बारे में। द ग्रेट इंडियन प्लेन के बारे में अगर आप आएंगे, भारत के महान मैदानी क्षेत्र के बारे में, टू द साउथ ऑफ हिमालयाज
एंड नॉर्थ ऑफ पेनिनसुला लाइज द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इस प्रकार उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के बीच जो है ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया या भारत के महान मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ है। तो इस प्रकार ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र का विकास जो है उत्तर में हिमालय और साउथ में जो है पेनिनसुला, पेनिनसुला के बीच हुआ है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि हिमालय के साउथ में और पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ में ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है। ठीक है। इट इज एन एग्रीडेशनल प्लेन फॉर्म्ड मेनली बाय द वर्क ऑफ 3 रिवर सिस्टम विद इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार नॉर्थ इंडिया ऑफ ग्रेट प्लेन का जो निर्माण हुआ है मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के डिपोजिशन से हुआ है। एक है इंडस सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी और तीसरा बच्चों ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी। This is the largest alluvial tract of the world, extending from a length of 3,200 kilometer and width varies between 150 to 300 kilometer। तो इस प्रकार यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारी मात्रा में एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी का मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ है। और उसके अलावा जो इस मैदान का लेंथ है, लगभग इसके लेंथ का एक्सटेंड जो है लगभग 3,200 किलोमीटर एंड विड्थ या इसकी जो चौड़ाई है वह 150 से 300 किलोमीटर के बीच है। ठीक है। ये एक बड़ा मैदानी क्षेत्र है जो हाई फर्टाइल रीजन भी है, उच्च उर्वरता वाला क्षेत्र है, जहां पर सबसे पहले इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुआ? सक्सेस हुआ, सफल हुआ। और ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के अंतर्गत जो है गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस के क्षेत्र में भारत जो है एक आत्मनिर्भर कंट्री बना। मींस कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के सक्सेस के बाद गेहूं और चावल को भारत को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। ठीक है, आयात नहीं करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में अगर आप आएंगे तो उसी प्लेन में पंजाब हरियाणा प्लेन है, पंजाब और हरियाणा का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। तो ये रीजनल डिवीजन है ग्रेट प्लेन का, जिसमें द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज नोन एज पंजाब हरियाणा प्लेन। तो इस प्रकार बच्चों नॉर्दर्न प्लेन या उत्तर के मैदानी क्षेत्र का जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग, उसी को पंजाब हरियाणा प्लेन के नाम से हम लोग जानते हैं। इट्स ईस्टर्न बाउंड्री इन हरियाणा इज फॉर्म्ड बाय द यमुना रिवर। पंजाब हरियाणा प्लेन का जो ईस्टर्न बाउंड्री क्रिएट होता है वो यमुना नदी के द्वारा। इट ऑल्सो इंक्लूड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। इसमें जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ या उत्तर पूर्वी राजस्थान के भाग को भी हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिपोजिशनल प्रोसेस बाय द रिवर continuing since long has united these dwarfs. However, this mass of alluvium is broken by bluffs locally known as ध्याज। ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इस क्षेत्र का निर्माण जो है डिपोजिशनल प्रोसेस के द्वारा हुआ है। और इस क्षेत्र में जो है
दोआब भी पाए जाते हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है। रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज दोआब, जैसे बिष्ट दोआब, जैसे बारी दोआब, जैसे रचना दोआब, सिंधु सागर दोआब, ये सारे दोआब हैं जो सिंधु के ड्रेनेज रीजन में आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप पाएंगे गंगा प्लेन के बारे में, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द जियोलॉजिकल वेरिएशंस दिस प्लेन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 डिविजन्स। ठीक है, इसको 3 भागों में, गंगा के मैदानी क्षेत्र को 3 भागों में आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। बेसिकली इस मैदान का निर्माण जो है गंगा नदी और उनके जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं उन नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के डिपोजिशन से हुआ है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटते हैं। अपर गंगा प्लेन, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र। ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र के बारे में अगर आप आएंगे, कॉम्पैक्टिंग द अपर पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, दिस प्लेन इज delimited by 300 meter contour in Shivalik in the north, the peninsular body in the south and course of Yamuna river in the west and 100 meter contour in east। तो बच्चों इस प्रकार अगर आप देखेंगे अपर गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है इसका विस्तार जो है शिवालिक रेंज, जो हिमालय का फुट हिल्स भी बोला जाता है, शिवालिक रेंज के पैरेलल्स जो है हुआ है। नेक्स्ट, द ग्रेडियंट इज कंपैरेटिवली स्टीपर इन द नॉर्थ। ठीक है, जो इसका ढलान है या ढाल या स्लोप जो है वह नॉर्थ में कंपैरेटिवली जो है अधिक है, ज्यादा है, स्टीप है। नेक्स्ट, मिडिल गंगा प्लेन, to the east of upper Ganga plain lies middle Ganga plain occupying eastern part of उत्तर प्रदेश and बिहार। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार का जो रीजन है उस रीजन में जो मैदानी क्षेत्र है उसको मिडिल गंगा प्लेन या मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाय द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी रिवर। यह रीजन जो है घाघरा, गंडक और कोसी नदी जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, इन नदियों द्वारा इस क्षेत्र में इरिगेशन या सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट, मेजर यूनिट ऑफ दिस प्लेन आर गंगा, घाघरा दोआब, घाघरा गंडक दोआब एंड गंडक कोसी दोआब। ठीक है, इसी को मिथिला प्लेन के नाम से जानते हैं। तो इस क्षेत्र में गंगा घाघरा के बीच का जो क्षेत्र है उसको गंगा घाघरा दोआब, घाघरा और गंडक के बीच का जो क्षेत्र है उसको घाघरा गंडक दोआब एंड गंडक कोसी के बीच का जो क्षेत्र है उसको गंडक कोसी दोआब या मिथिला प्लेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जो ये गंडक कोसी दोआब का जो रीजन है इसे हम लोग मिथिला प्लेन बोला जाता है, मिथिला का मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। And third, lower Ganga plain. Lower Ganga plain, some district of Bihar and whole of West Bengal are part of this plain। तो इस प्रकार बिहार के कुछ जिले और वेस्ट बंगाल के कुछ भाग इस प्लेन के अंतर्गत शामिल होते हैं। The northern part of this plain has been formed by sediment deposited by the Tista, जलढाका and टोरसा। तो यह जो क्षेत्र का विकास हुआ है तीस्ता, जलढाका एंड तोरसा नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के डिपोजिशन से। ठीक है, इस क्षेत्र को हम लोग लोअर गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस एरिया इज मार्क्ड बाय ड्रॉन एंड बैरन प्लेन, अ ट्रैक्ट ऑफ ओल्ड एलुवियल between Kosi Mahananda corridor in the west and the river Sankos in the east। यह जो क्षेत्र है
यह एक प्रकार का ओल्ड एलुवियल सॉइल का रीजन के अंतर्गत आता है, जो कोसी और महानंदा नदियों के कॉरिडोर के रूप में आपको मिलेगा, या आप बोल सकते हैं कोसी महानंदा कॉरिडोर इसके वेस्ट में, जबकि संकोच रिवर जो है इसके ईस्ट या पूर्व में मिलेगा। नेक्स्ट, द डेल्टा फॉर्मेशन अकाउंट फॉर अबाउट द 2/3 of this plain. This is the largest delta of the world. Large part of the coastal delta is covered by thick, inaccessible tidal forest called सुंदरबंस। तो इस प्रकार यह रीजन जो है सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बोला जाता है। यह जो है इस मैदान का लगभग 2/3 पार्ट जो है क्या करता है, कवर करता है। सुंदरबन डेल्टा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, जो साइक्लोन या सुनामी जैसे सिचुएशन में कोस्ट की रक्षा करते हैं, तटों की रक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इस मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ है। ठीक है, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ दीज प्लेन्स आर फाउंड बाय इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एज वेल एज बाउंड्री ऑफ लोअर गंगा प्लेन। द ब्रह्मपुत्रा रिवर इंटर्स दिस प्लेन नियर सादिया एंड फ्लो फर्दर टू बांग्लादेश आफ्टर टर्निंग साउथवर्ड नियर धुबरी। इस मैदानों की पश्चिमी सीमा भारत बांग्लादेश सीमा के साथ साथ निचले गंगा मैदान की सीमा से बनती है। ब्रह्मपुत्र नदियां सदिया के पास इस मैदान में प्रवेश करती है और धुबरी के पास दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश की ओर बहती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को हम लोग जो है जमुना के नाम से जानते हैं, और ये जमुना जो है बांग्लादेश में जो गंगा बहती है उस गंगा को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। जब ये पद्मा जमुना में मिलती है, जमुना पद्मा में मिलती है, तो आगे ये मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। There are large marshy tract in this region and southern tributaries of Brahmaputra also have meandering course and there are good number of bheels and oxbow lakes। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है काफी संख्या में ऑक्सबो लेक पाए जाते हैं। ऑक्सबो झील का क्या हुआ है? विकास हुआ है, और ये एक प्रकार का दलदली क्षेत्र के अंतर्गत डेवलप हुआ है या मर्सी लैंड के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आज के इस क्विक रिवीजन वीडियो के अंतर्गत हमने प्लेटू और प्लेन की बात करी। प्लेन मेन फोकस प्लेन था। प्लेन में हमने जो है टाइप ऑफ प्लेन के बारे में, स्ट्रक्चरल प्लेन, उसके अलावा हम लोगों ने डिपोजिशनल प्लेन, हम लोगों ने इरोजनल प्लेन के बारे में देखा, उसके अलावा ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में देखा जिसमें इंडस प्लेन के बारे में या पंजाब हरियाणा प्लेन, उसके अलावा गंगा का प्लेन या गंगा का मैदानी क्षेत्र जिसमें अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन, उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में हम लोगों ने बात की। बेसिकली ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरीके से हाई फर्टाइल रीजन है, जहाँ पे भारत देश का एग्रीकल्चर का लगभग 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन इस रीजन में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने प्लेन और प्लेटू से संबंधित टॉपिक करा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और फटाफट आप चीज़ों को रिवीजन करेंगे। तो कोशिश ये करें कि जब प्लेन आप पढ़ लें तो प्लेन से संबंधित क्वेश्चन फटाफट रिवाइज कर लें, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलो बच्चों, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद।